देखिए, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001, मेन अपना वही चीज है। सबसे पहले हमें जो पढ़ना है समझना है वो है इसका नाम। इसके टाइटल से ही बात बहुत सारी चीजें जो है आपको समझ में आ जाएंगी। जैसे कि राजस्थान यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है, तो एक पर्टिकुलर टेरिटरी को डिनोट कर रहा है, पूरा इंडिया तो नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये कैसा लॉ है, एक पर्टिकुलर टेरिटरी के लिए है। तो अकॉर्डिंग टू आईपीसी ये लोकल लॉ है। कैसा है? एक लोकल लॉ है। दूसरा, इसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्या है? रेंट को कंट्रोल करना। तो दूसरी बात आ गई इसके सामने कि रेंट को कंट्रोल करने की बात करता है। और रेंट को कंट्रोल करने से क्या हो गया, इसका सब्जेक्ट मैटर जो है वो स्पेसिफिक हो गया। कैसा हो गया? स्पेसिफिक हो गया। तो ये लोकल लॉ के साथ साथ कैसा लॉ है? स्पेसिफिक लॉ भी है। और साथ ही साथ यहां पर एक्ट के लिए भी शब्द दिया गया है। एक्ट के लिए इन्होंने बोला है कि ये जो है बिल जो रखा गया था वो कब आया था? 2001 में आया था, जिसको कन्वर्ट कर दिया इन्होंने एक्ट में। और कब कर दिया? तो कह रहा है 2003 में कर दिया। तो हमारे सामने जो बेसिक चीजें निकल के आ रही हैं वो पहला है राजस्थान क्या है, रेंट कंट्रोल मतलब सब्जेक्ट मैटर की बात करता है। और तीसरा है एक्ट 2001। इस तरीके की कुछ बातें की गई हैं जिससे हमें दो तरीके की नॉलेज तो इसके बारे में हो गई कि ये लोकल लॉ के साथ साथ कैसा लॉ है, स्पेशल लॉ। और आपके आरजीएस के सब्जेक्ट जो हैं उनमें केवल ये ही अकेला एक्ट है जो स्पेशल के साथ साथ लोकल लॉ भी है। आगे कोई भी सब्जेक्ट उठाओगे, किसी को भी पढ़ोगे, तो वहां पर इस तरह की कोई भी विधा नहीं है, विधि नहीं है या कानून नहीं है। केवल आरजीएस में केवल आपका जो लोकल लॉ है वो राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 है। अब देखिए यहां पर जो बात की गई है वो रेंट से रिलेटेड बात की गई है। और रेंट के बारे में आप इन जनरल जानते हो कि रेंट किस चीज का दोगे, और रेंट पर दोगे कोई चीज, और रेंट को कंट्रोल करने की बात कर रहा है। इसका मतलब कोई वस्तु जो है वो आपने किसी व्यक्ति को दी है और वो उसके बदले में आपको क्या दे रहा है? चार्ज दे रहा है, उसका किराया दे रहा है। तो मेन बात जो है इसका सब्जेक्ट मैटर वो क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो पहला सब्जेक्ट मैटर हुआ, रेंट से जब निकल के आ रहा है तो वो है इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब ये इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो किसी व्यक्ति को दी जा रही है, और जिस व्यक्ति को दी जा रही है और जो व्यक्ति दे रहा है उनको क्या कहते हैं इस सब्जेक्ट के अंतर्गत? तो यहां पर दो शब्द और आ गए, वो है लैंडलॉर्ड और दूसरा शब्द आता है टेनेंट। तो अब हमारे सामने तीन तरीके की चीजें यहां पर दिखाई दे रही है। पहला इन्होंने कह दिया कि एक व्यक्ति जिसकी प्रॉपर्टी है वो व्यक्ति क्या कर रहा है, किसी थर्ड पर्सन को क्या दे रहा है? कोई तरीके का एग्रीमेंट करके। भाई एग्रीमेंट तो होगा ना, बताओ होगा कि नहीं होगा? अरे कोई प्रॉपर्टी को ऐसी दे देगा क्या? कॉन्ट्रैक्ट तो करेगा ना कहीं किसी तरीके का। तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ये जो है इसके, ये जो व्यक्ति है, जैसे कि अगर सपोज करो मैं ही हूं, मैं बाहर से हूं, तो अब मेरे को यहाँ पर मकान चाहिए रहने के लिए, अपने लिए कुछ ना कुछ तो सुविधा चाहिए ना। तो अब मेरे को क्या चाहिए? कोई मकान चाहिए रेंट पर। तो रेंट पर मकान लेने के लिए मैं कहीं ना कहीं तो घूमूंगा फिरूंगा। अब जब मैं घूमूंगा फिरूंगा तो फिर मैं किसी व्यक्ति के मकान को खाली देखता हूं। अब वो वहां पर रहता है नहीं रहता है, या उसको अंडर चार्ज है कोई मकान, और उसको किसी तरीके की कोई अथॉरिटी दे रखी है कि भाई ऐसा करना, मेरे मेरा जो मकान है उसको क्या करना? रेंट पर दे देना। तो अब वो व्यक्ति जो जिसके पास उसका अंडर चार्ज है वही व्यक्ति हमारे लिए तो क्या है? लैंडलॉर्ड है। मुझे अब कोई और व्यक्ति को नहीं देखना, क्योंकि एग्रीमेंट मेरा इससे हुआ है। तो मेरे लिए तो लैंडलॉर्ड कौन हो जाएगा? वो व्यक्ति ही हो जाएगा। अब यहां पर इसे सपोज करो ये व्यक्ति जो है ए नाम का व्यक्ति है और दूसरा नाम का व्यक्ति है बी।
जिसको हम टीनेंट बोल रहे हैं। इन दोनों के बीच में क्या हो गया, एग्रीमेंट हो रहा है। इस एग्रीमेंट को या कॉन्ट्रैक्ट को अपन क्या बोलते हैं, रेंट एग्रीमेंट, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट मैटर क्या है, रेंट ही तो है। अब रेंट एग्रीमेंट इन दोनों के बीच में हो रहा है, तो ये टेनेंट जो है अपनी फैसिलिटीज देखेगा कि नहीं देखेगा। फैसिलिटीज में क्या चाहता है ये व्यक्ति, इस लैंडलॉर्ड से जब इसकी प्रेमाइसेस को देख रहा है, तो अगर मैं इस इमूवेबल प्रॉपर्टी को क्या बोल दूं, प्रेमाइसेस बोल दूं, तो सब्जेक्ट मैटर समझ में आ जाएगा क्या, इसकी जगह ले रहा है ना ये। तो इस प्रेमाइसेस को देख रहा है ये, और इस प्रेमाइसेस में क्या क्या चाहता है, ये चाहता है कि साहब 2 तो कमरे होने चाहिए 2 BHK, अगर कोई 2-3 व्यक्ति हैं या फैमिली है कोई, और वो सिंगल फैमिली है, हस्बैंड वाइफ है और उसका एक बच्चा है, तो अब उनको कम से कम 2 कमरे तो चाहिए, एक लेट चाहिएगा, एक बाथ चाहिएगा और एक किचन चाहिएगी। तो ये चीजें तो इसेंशियल्स हैं, है कि नहीं। तो अब कोई व्यक्ति जो है वो 2 BHK इस तरीके का कोई मकान चाहता है, तो वो किससे एग्रीमेंट करेगा, टीनेंट के पास। टीनेंट जो है लैंडलॉर्ड के पास जाएगा और कहेगा साहब मुझे तो मकान समझ में आ गया, अब मैं चाहता हूं आपका मकान। तो ये कह रहा है कि पर मकान की कुछ टर्म कंडीशन होंगी और उनके आधार पर ही हम आपको रख पाएंगे। वो कह रहा है कि भैया हम तो लैंडलॉर्ड कह रहा है टेनेंट से या इस व्यक्ति से जो उसके सामने आया, अभी एग्रीमेंट नहीं हुआ है, एग्रीमेंट होने के प्रस्ताव रखे गए दोनों तरफ से, एक प्रपोजल रख रहा है, एक एक्सेप्टेंस देगा जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट में होता है। तो एक व्यक्ति जो है वो कह रहा है कि साहब मैं तो फैमिली के मेंबर को नहीं रखता, मैं तो स्टूडेंट को ही रखता हूं, तो क्या इसे मिल जाएगा क्या, ऐसी कंडीशन पे नहीं मिलेगा। ये कहता है कि मैं फैमिली को देना चाहता हूं और ये भी कहता है कि भाई मेरे पास तो फैमिली है, तो दोनों एग्री हो गए कि नहीं हो गए। अब दोनों एग्री हो गए, मकान उसने पहले ही देख लिया था। इसके साथ साथ अब बात आती है रेंट की। अब इस रेंट को इस राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट में कहीं डिफाइन नहीं कर रखा, लेकिन ये रेंट होता क्या है, तो ये कहता है कि एक मनी, एक प्राइस होती है जिसके इसके बदले में दी जाती है, जो प्रमाइसेस किसके द्वारा दी जाएगी, लैंडलॉर्ड को, लैंडलॉर्ड के द्वारा टीनेंट को दी जाएगी, उसके ब्याह पर वो व्यक्ति क्या देगा, उसको रेंट देगा। इसको ही हमने समझा है। तो बेसिक बेसिक बात तो हमें समझ में आ गई कि ये लैंडलॉर्ड और टीनेंट के बीच में एक एग्रीमेंट हो रहा है। इसे हम रेंट एग्रीमेंट जानते हैं, लेकिन इसे क्या टीनेंसी नहीं कहते क्या हम, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ टीनेंसी। अब ये टीनेंसी का कॉन्ट्रैक्ट हो गया इनके बीच में। अब यहां पर ये व्यक्ति जो है इसको मकान दे देता है, वो प्रमाइसेस दे देता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको हम इमूवेबल प्रॉपर्टी बोल रहे हैं। अब प्रमाइसेस देने के साथ साथ ये क्या करता है, इसको कुछ अमेनिटीज भी प्रोवाइड कराता है। अमेनिटीज का मतलब है कुछ सुख सुविधाएं जो उस प्रमाइसेस के साथ होंगी तभी वो व्यक्ति रह पाएगा। समझ में आ रही बात। सपोज करो कोई व्यक्ति जो है क्या करता है, 2 BHK मकान तो ले लिया लेकिन उसमें लेट बात ही नहीं है, तो उसके कोई काम का रहेगा क्या। अगर वो सेकंड फ्लोर पे है, उसका मकान, सीढ़ियां ही नहीं है, तो जाएगा कैसे। तो कुछ फैसिलिटीज और अमेनिटीज होनी जरूरी हैं, तो उनके बिना काम नहीं चल सकता। जैसे कि कोई व्यक्ति चाहता है कि AC होना चाहिए, कोई कहता है कि भाई साहब पानी चाहिए, वो कह रहा है कि हर 7 दिन में मेरे जो लेट बात है उनको सफाई करने के लिए कोई व्यक्ति रखो। ये क्या है, ये एक्स्ट्रा अमेनिटीज जो है आप चाहते हो अपनी फैसिलिटीज के लिए, तो ये जो है इस रेंट से सेपरेट हो जाती है। ये जो अमेनिटीज होती है जो आपको जैसे कि अलग से चार्ज देना पड़ता है। जैसे कि सपोज करो इसने जो प्रोमाइसेस दी वो आपको 2 BHK के लिए इन्होंने बोला 12,000 रुपए के लिए, लेकिन आपने सुना होगा कि भाई साहब 12,000 तो क्या है, इसका रेंट है, लेकिन प्लस में इलेक्ट्रिसिटी का जो खर्चा आएगा उसके लिए 9 रुपए पर यूनिट। ऐसा होता है कि नहीं होता, 9 रुपए पर यूनिट। वो कहता है वाईफाई भी लगा रखा हमने तो घर में, तो वाईफाई का खर्चा तो वो कहता है कि पर पर्सन के हिसाब से या जैसे भी मान लो, उसने कहा कि भैया 300 रुपए तुम्हें भी देने पड़ेंगे। और वो साथ ही साथ कहता है कि भाई साहब बिजली का तो हो गया, पानी का भी तो खर्चा है, तो पर पर्सन वो 50 रुपए या 100 रुपए मांगता है। अब देखो यहां पर तो रेंट था और रेंट के साथ साथ क्या जुड़ गई, अब अमेनिटीज भी जुड़नी चालू हो गई। इस अमेनिटीज को कहते हैं सुख सुविधाएं के लिए
जो चार्ज दिया जाता है। तो यही सारा खेल जो है आपके राजस्थान रेंट कंट्रोल के अंदर आता है। अब बेसिक बेसिक बात तो हमें कुछ चीजें समझ में आ गई, लेकिन इसका जो मेन पर्पज है वो तो समझ लें कि इसे बनाया क्यों गया है, इसकी जरूरत क्या थी इसे बनाने की। क्या वैसे काम नहीं चल रहा था? एग्रीमेंट तो कॉन्ट्रैक्ट में भी बता रखे थे, है कि नहीं? कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एग्रीमेंट है कि नहीं है? उस एग्रीमेंट के अनुसार भी आप सारे काम कर सकते थे। सेक्शन नंबर 1 से लेकर के 75 में जनरल कॉन्ट्रैक्ट बता रखा है, 3 NC के कॉन्ट्रैक्ट भी आप जानते ही हो। तो फिर इसकी जरूरत यहां पर पड़ क्यों रही है? तो बेसिक बात तो हमें समझ में आ गया, रेंट एग्रीमेंट, 3 NC क्या होती है, प्रमाइसेस क्या होती है, लैंडलॉर्ड क्या हो रहा है, टीनेंट कौन हो रहा है, इन सब चीजों के बारे में समझ में आ गया। दूसरा हमें यह भी समझ में आ गया कि भैया राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 जो है वो लोकल लॉ भी है और स्पेशल लॉ भी है। ठीक है, तो बेसिक बेसिक चीजें तो हमें समझ में आ गई, लेकिन इस एक्ट को लाने का पर्पस क्या है, क्या इसकी हिस्ट्री रही है, क्या इससे पहले भी क्या राजस्थान के अलावा क्या इंडिया के अंदर भी कुछ रेंट से रिलेटेड लॉस थे क्या? तो इसके मुख्य कारण जो है वो थे, जब रिफ्यूजीज, जब उनको देशों से भगा दिया गया, जब वॉर होने लग गए, सेकेंड वॉर हुआ, फर्स्ट वॉर हुआ, तो जहां पर जो लोग रह रहे थे वहां से उनको निकाल दिया। अब जहां से जो व्यक्ति निकल जाएगा तो अब वो कहीं ना कहीं तो रहेगा ना। अब वो अपने घर को छोड़ करके, जैसे सपोज करो पाकिस्तान के लोग जो हैं, जो वहां पर हिंदू बस रहे थे और यहाँ से जो मुसलमान थे वो यहाँ से शिफ्ट हो गए, वहां से आ गए हिंदू। अब पहले के जो जनसंख्या अकॉर्डिंग जो घर थे वो तो लिमिटेड थे, लेकिन जो वहां से अगर सपोज करो 1 करोड़ लोग, 50 लाख लोग जितने भी आए, उनके लिए घर कहाँ थे? उनको सेंटरों में रख रखा है। अब जो उनके पास थे तो उन्होंने क्या कर दिया, उन लोगों को बुला करके उन्होंने कहा कि भैया किराए पे दे दो अपना मकान, कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए दे दो। समझ में आ रही बात? लेकिन उन्होंने पैसा तो दिया, लेकिन मकान मालिक अपनी ही चलाता है। पैसा भी ले लिया उनसे, वो कह रहा है कि भाई उस टाइम में तो 50 रुपए 100 रुपए भी बहुत होते थे। उसने कहा कि भैया 1 महीने का किराया तुम्हारा 50 रुपए है, लेकिन हर महीने इस पर क्या बढ़ता रहेगा, इंटरेस्ट भी बढ़ता रहेगा। और कितना परसेंट? 10%। तो अब 50 रुपए या 100 रुपए का था तो 110 देने पड़ेंगे अगले महीने। या तो ऐसी स्थिति थी, या दूसरा सिस्टम ऐसा था कि मकान मालिक जब चाहे किसी भी व्यक्ति को पैसा देने के बाद भी, अगर सपोज करो एक व्यक्ति बोली लगा रहा है वहां पर, कह रहा है कि मैं तुम्हारा मकान के किराया 50 रुपए दूंगा, एक कह रहा है मैं 100 दूंगा, और एक कह रहा है 150 दूंगा, तो किसको देगा वो मकान मालिक? तो वहां पर मकान मालिक जो होगा वो अपना ही तो बेनिफिट देगा, तो किसको देगा? 100 वाले को, 50 वाले को, 150 वाले को। सीधी सी बात है, जिसके पास 150 रुपए होंगे उससे ही बेनिफिट होगा कि नहीं होगा उसे? अब जब 150 वाले को दे दिया तो अब जो मकान का किराया दे रहा है इतने टाइम से, उसको तो निकालना पड़ेगा। अब उसके पास ना तो कोई नियम ना कोई अधिकार, तो अब करे क्या वो व्यक्ति? अब उसे तो निकलना पड़ेगा। और आपने पिक्चरों में, जो पुरानी पिक्चर चलती हो उनमें देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति रेंट नहीं भी दे रहा है 1 महीने में, 2 महीने में, तो उसके बर्तनों को निकाल करके बाहर फेंक दिया, बिस्तरों को फेंक दिया और उसे रोड पे खड़ा कर दिया। ऐसी स्थितियां देखी हैं। तो इन्हीं सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए, किन चीजों को? इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए, और इस लैंडलॉर्ड के ऊपर भी कंट्रोल करने के लिए, और बेनिफिट किसका? टेनेंट का। इसको बनाए रखने के लिए कि इस व्यक्ति के साथ क्या हो सके, क्योंकि इस व्यक्ति की कहीं नियम न कानून इसके लिए कोई अधिकार नहीं है, और इन्हीं चीजों को बनाए रखने के लिए, इसको जस्टिस प्रोवाइड कराने के लिए समय समय पर नियम बनते रहे। अब ये जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन आया हमारे यहाँ पर, जैसे कि आज के टाइम पर सबसे ज्यादा जो लोग जाते हैं वो बॉम्बे में जाते हैं, क्योंकि वहां पर पैसा है, कमाई भी अच्छी है, और वहां पर जॉब भी मिल जाती है। और दूसरी जगह है आपकी दिल्ली। अब वहां पर बढ़ गई भीड़, तो भीड़ जैसे ही बढ़ी तो अब जो 5,000 ले रहे थे आज के टाइम पे 15,000 भी देने पड़ रहे हैं उनको। समझ में आ रही मेरी बात? तो फिर ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तो मकान मालिक भगा देगा तो फिर रोक लेगा क्या कोई? तो इन्हीं चीजों को कंट्रोल करने के लिए इस टीनेंट नाम के व्यक्ति को क्या दिया गया, जस्टिस प्रोवाइड कराने के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग कानून आए, जैसे कि यूएसए ने भी उस टाइम पे कानून लाया।
यूएसए के बाद हमारे यहाँ पर ऐसे ही हमारे इंडिया में देखें तो बॉम्बे के अंदर सबसे पहले राजस्थान बॉम्बे रेंट कंट्रोल एक्ट आया। इसी तरीके की चर्चाएं चलते हुए हमारे यहाँ पर 1950 में राजस्थान के लिए भी एक कानून आ गया था। राजस्थान के लिए भी क्या आ गया था, एक कानून आ गया था जिसका नाम था, लिखो, राजस्थान प्रमाइसेस, लिखो, राजस्थान प्रमाइसेस कंट्रोल ऑफ, अब इसे ऐसे लिखो, राजस्थान प्रमाइसेस, फिर लिखना कोष्टक में कंट्रोल ऑफ रेंट एंड इविक्शन, कंट्रोल ऑफ रेंट एंड इविक्शन। देखो शब्द क्या लिखा है, इविक्शन। इविक्शन का मतलब होता है बेदखल कर देना। तो कंट्रोल किन किन को करने की बात हो रही है, एक तो रेंट को कंट्रोल, जिससे मकान मालिक अपना आधिपत्य ना जमाए और वो हमेशा उसके पीछे लगा रहता है कि तुम सफाई नहीं रखते, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते, ऐसे नहीं करते, वैसे नहीं करते। तो उस चीज से उनको छुटकारा दिलवाया। इसलिए कहा कि भैया रेंट पे भी कंट्रोल करो और साथ ही साथ किस पर कंट्रोल करो, ये जो कभी भी निकाल देते ना किसी भी व्यक्ति को बिना नोटिस दिए, उस पर भी कंट्रोल लगाम लगाने की बात की, कि कह रहा है कंट्रोल ऑफ रेंट और कंट्रोल ऑफ इविक्शन। इसलिए इसका नाम क्या है, कंट्रोल ऑफ रेंट एंड इविक्शन एक्ट 1950, 1950 का एक्ट है। और अब सबसे पहली बात, ये तो आ गया था, लेकिन 1950 का एक्ट तो आ गया, लेकिन डेफिशिएंसीज काफी थी, काफी ज्यादा कमियां होने की वजह से। क्योंकि हम कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं, 2001 का एक्ट पढ़ रहे हैं, और रिपील कौन सा हुआ है, पहले जो एक्ट था आपका वो 1950 का 1950 का था। तो ऐसी कुछ ना कुछ तो खामियां रही होंगी ना इस एक्ट के अंतर्गत, जो इस एक्ट को लाना पड़ा। क्यों, क्योंकि उस टाइम पर पैसे की कीमत ज्यादा थी और पैसा कम देना पड़ता था। अथॉरिटीज उस तरीके की प्रॉपर नहीं थी जो उसको जस्टिस और स्पीडी वे से प्रोवाइड करा सके। नोटिस पीरियड की बात थी, मतलब बहुत तरीके की जो कमियां थी, उनको देखते हुए क्या कर दिया गया, 2001 के अंदर एक और एक्ट लाया गया, और उसकी वजह से इस एक्ट को, जो आपका राजस्थान प्रमाइसेस कंट्रोल ऑफ रेंट और इविक्शन एक्ट 1950 है, उसको क्या कर दिया गया, रिपील कर दिया गया। और ये तो नियम है ही अपने कानून के। क्या कहता है कि अगर कहीं किसी तरीके की कोई डेफिशिएंसी दिखाई दे रही है और इससे बेहतर तरीके से टीनेंट के राइट प्रोटेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर क्या कर दो, लॉ के अंदर अमेंडमेंट कर दो। और लॉ में अमेंडमेंट से भी काम नहीं चल पा रहा है, तो फिर क्या करो, रिपील करके नया ही एक्ट बना दो। तो हमारे पास क्या आ गया, अब राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 आ गया। अब कुछ ऑब्जेक्ट लिखो, इस राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 1950 को भी लाया क्यों गया। आप कुछ चीजें लिख लो कि इसको लाने का जो मेन जो पर्पस था, सबसे पहला मेन रीजन था इंडस्ट्रियलाइजेशन होना। पॉइंट 1 बना के लिख लो कि ऑब्जेक्ट क्या था इसे लाने का, 1950 एक्ट को लाने का, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था। उस टाइम पर क्या हो रहा था, इंक्रीजमेंट ऑफ रेंट, रेंट का इंक्रीजमेंट हो रहा था। तीसरा पॉइंट लिखिए, इविक्शन ऑफ टीनेंट, टीनेंट को इविक्ट किया जा रहा था। और चौथा था कि अगर लैंडलॉर्ड और टीनेंट की अगर नहीं बनेगी, सपोज करो कभी कभी क्या होता है, टीनेंट भी तो जब जब ज्यादा ज्यादा लैंडलॉर्ड के द्वारा किया जाता है तो टीनेंट भी अपना हक जमाने लग जाता है जगह पे। ऐसा होता है कि नहीं होता। वो कह रहा है टीनेंट, अब तो मैं ही मकान मालिक हूं, इतने टाइम से मैं किराया दे रहा हूं, और वो उसकी सारी की जो घर की सारी बातें हैं ना, वो समझ गया कि इस व्यक्ति में कोई दम वम नहीं है और इसके ना आगे ना कोई पीछे। तो वो टीनेंट है, वो क्या करता है, अपना ही कब्जा जमा लेता है उस मकान पे, अब किराया भी देना बंद कर दिया उसने। ऐसा होता है कि नहीं होता। तो अगर ऐसा हो गया तो भैया उसको भी तो प्रोटेक्शन चाहिए लैंडलॉर्ड को।
और हम तो क्या बात कर रहे थे कि टीनेंट को बेनिफिट होना चाहिए, तो अब यहां पर लैंडलॉर्ड के राइट की भी बात हो गई। तो कह रहा है अनसेटिस्फैक्शन, लिखो अनसेटिस्फैक्शन ऑफ द लैंडलॉर्ड एंड टीनेंट। अब उनमें भी अनसेटिस्फैक्शन है कि वो अपनी एक दूसरे ने जो म्यूचुअल एग्रीमेंट किया था, म्यूचुअल तरीके से एग्री हुए थे कि भैया हम तो पैसा दे देंगे और आप हमें प्रोमाइसेस दे दो, लेकिन उनमें भी अनसेटिस्फैक्शन है। इन चीजों को दूर करने के लिए ही इस एक्ट 1950 को लाया गया राजस्थान के लिए। अब इसमें कुछ पर्टिकुलर केस आए थे। एक केस लिखिए, पुष्पाबाई, लिखो पुष्पाबाई वर्सेस सुलोचना, पुष्पाबाई वर्सेस सुलोचना। इस केस के अंदर कहा गया, कौन सा एक्ट है, 1950 का, और केस जो है वो कौन से ईयर का है, वो लिखिए 1959 का, 1959 का, जिसको लेकर के इस केस में कोर्ट ने हेल्ड किया कि ये जो राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट है ना आपका 1950 का, इसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि इसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट हैं, और बताया कि दिस एक्ट, लिखिए दिस एक्ट हैज मल्टीपल ऑब्जेक्ट एंड रेगुलेट relation between the regulation regulate the relation between the landlord and tenant। और दूसरा लिखिए, अब आपने क्या देखा, मैंने आपको क्या बताया अभी कि टीनेंट के बेनिफिट के लिए बनाया गया है, तो लोग भी ये समझ बैठे कि भैया लैंडलॉर्ड अब मकान मालिक नहीं रहा, और लोग क्या करने लगे, डरने लग गए इस राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट के आने से। तो इसके लिए एक और लिखिए केस, मुकुंद लाल, मुकुंद लाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1972, मुकुंद लाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1972। अब ये सारे केसेस आप सोचोगे भाई 1950 की एक्ट के बारे में बात हो रही है, जबकि हम पढ़ 2001 का रहे हैं, तो ये सारे ऑब्जेक्ट जो हैं वो किसके लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे, अब 2001 के लिए भी तो हो जाएंगे ना, कि क्या क्या ऑब्जेक्ट बनाया गया है उसके लिए। तो इस केस के अंदर जो डिसाइड किया गया, और उन्होंने कहा, कोर्ट हेल्ड दैट नो ऑब्जेक्ट, लिखिए नो ऑब्जेक्ट टू पनिश लैंडलॉर्ड। उन्होंने इस केस के अंदर ये डील कर दिया, लिख दिया, बता दिया, क्या बताया, कह रहे हैं भैया लैंडलॉर्ड को पनिश करने का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इस एक्ट का। कहीं आप सोचो कि भाई टीनेंट की बेनिफिट की बात हो रही है और लैंडलॉर्ड को पनिश किया जाएगा इसके तरीके, तो ये लैंडलॉर्ड को पनिश नहीं करता, ये क्या करता है, उसे कंट्रोल करता है कि ना तो वो इविक्ट करे और ना ही इंक्रीज करे किसी तरीके का कोई रेंट। उसे कंट्रोल करने की बात हो रही है, ना कि किसी तरीके से कोई पनिश करने की बात हो रही है। अच्छा, एक लिखिए, बातोमल, लिखियो बातो, BATOMAL, बातोमल वर्सेस रामेश्वर। इस केस के, ये 1970 का केस है, 1970 का। इस केस के अंदर भी कोर्ट ने यही हेल्ड किया कि ये जो लैंडलॉर्ड के जो राइट्स है ना, उनको क्रिएट नहीं करता है, ये तो केवल लैंडलॉर्ड के राइट्स को कंट्रोल करता है, मतलब रेस्ट्रिक्शन लगाने की बात करता है। लिखिए, नो क्रिएशन, कोर्ट हेल्ड दैट नो क्रिएशन ऑफ न्यू राइट, नो क्रिएशन ऑफ न्यू राइट इन द फेवर ऑफ द लैंडलॉर्ड एंड ओनली रेस्ट्रिक्शन ऑफ द लैंडलॉर्ड। ठीक है, तो ये लैंडलॉर्ड के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाता है कि भाई साहब तुम कैसे भी करके इंक्रीज नहीं कर सकते किसी का रेंट,
और ऐसे ही किसी को बिना कोई नोटिस दिए, बिना कुछ करे, और आप किसी को भी निकाल दोगे क्या ऐसे ही करके? तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए ऐसी तरीके की चीजें की गई। एक और केस लिखिए हाथ के हाथ, कैलाश कैलाश चंद्र वर्सेस श्री कृष्णा, 1998 का केस है। वो कह रहा है कि दिस एक्ट हैज बीन इनेक्टेड, ये जो एक्ट है ये इनेक्ट क्यों किया गया है? इसका पर्पज है फॉर द बेनिफिट, दिस एक्ट हैज बीन इनेक्टेड फॉर द बेनिफिट और प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द टीनेंट। मतलब ये समझा रहा है कि भैया इंटरेस्ट और प्रोटेक्शन की बात तो हो रही है टीनेंट की, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है। तो आगे लिखिए, इट डज नॉट बट इट डज नॉट मीन दैट टीनेंट कैन मिसयूज ऑफ इट, कि वही जो उसको राइट जो दे दिए हैं, बेनिफिट दे दिए हैं, उनका कहीं वो मिसयूज करने लग जाए। तो ये इस एक्ट के अंतर्गत कुछ बातें कही गई। यहां तक की बातें क्लियर हो गई? तो बेसिक बेसिक चीजें हमें यहां पर समझ में आ गई। सबसे पहला बात है यहां पर, जब इस राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट को पढ़ेंगे तो एक चीज तो समझ में आती है, लैंडलॉर्ड कौन होता है। तो कहता है कि लैंडलॉर्ड वो व्यक्ति है जो इस प्रमाइसेस का क्या लेता हो, रेंट लेता हो। ये नहीं कह रहा कि ओनर हो उसका प्रॉपर्टी का, जो भी रेंट लेता है उसके लिए इस एक्ट के लिए वो लैंडलॉर्ड ही कहलाएगा। ठीक है। दूसरा, टीनेंट कौन होता है? तो टीनेंट वो व्यक्ति है जो इस लैंडलॉर्ड को क्या देता हो, इस प्रमाइसेस को यूज करने के बदले में रेंट देता हो। और इन दोनों पार्टीज के बीच में क्या हुआ है, एक रेंट एग्रीमेंट हुआ है। और ये प्रमाइसेस कैसी है? तो कहता है मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और इसके साथ अमेनिटीज भी मिल सकती हैं इस व्यक्ति को। लेकिन अमेनिटीज जो है उसका एक्स्ट्रा चार्ज भी अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट लिया जा सकता है। ठीक है। और बेसिक मैंने बता ही दिया था, लोकल लॉ है, स्पेसिफिक लॉ है, और बिल और एक्ट के बारे में मैंने कुछ जनरल चर्चा कर ली थी। अब हम कुछ चीजें देखते हैं, जैसे कि करेक्टरिस्टिक ऑफ दिस एक्ट, मतलब इस एक्ट को जब बनाया गया तो इसमें ऐसे कौन कौन से फंक्शन और फीचर्स डाले गए जो कि बहुत यूजफुल थे आज के संदर्भ को ध्यान में रखते हुए, आज के टाइम को ध्यान में रखते हुए। और इस वजह से ही क्या किया गया, इस एक्ट को रिपील कर दिया गया, और हमने कौन सा एक्ट बना दिया, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001। तो लिखो कुछ चीजें, लिखो ऊपर, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑफ दिस एक्ट टू या ऑफ द एक्ट 2001। जैसे कि पहला लिखिए, राइट टू डिसाइड रेंट, मतलब अब पार्टीज खुद ही डिसाइड कर सकती हैं, पहले नहीं कर रहे थे। पहले कौन कर रहा था, लैंडलॉर्ड के पास ये राइट था, वो बताता था। अब दोनों के पास है, लेकिन अब ये डिसाइड कैसे करेंगे? तो कह रहा बाय एन एग्रीमेंट। देखो, राइट टू डिसाइड रेंट बाय एग्रीमेंट, बगल में लिख लेना सेक्शन नंबर 4। राइट टू गेट रिसिप्ट, राइट टू गेट रिसिप्ट, अगर आज आपको क्लेम करना है तो कैसे करोगे, तो रिसिप्ट के आधार पे तो करोगे ना। तो अब रिसिप्ट भी मिलेगी आपको। एक है मोड ऑफ पेमेंट, लिखिए, मोड ऑफ पेमेंट ऑफ रेंट। अब आपके पास मोड ऑफ पेमेंट का तरीका भी है, मतलब आप रेंट कैसे देना चाहते हो इस तरीके के प्रावधान भी, क्योंकि भाई पहले तो बैंक भी नहीं होते थे तो डायरेक्ट कैश देते थे। आज तो बैंक से भी कर सकते हो, डीडी ड्राफ्ट से भी कर सकते हो, चेक दे सकते हो, कैश दे सकते हो, जैसा भी आपका मन करता है। तो ये एक नया प्रावधान डाला गया, मोड ऑफ पेमेंट ऑफ रेंट। अब मकान मालिक तो आपका यहां है नहीं, तो कौन लेगा रेंट? तो आप क्या कर दोगे, अब जिस तरीके से आप देना चाहते हो, उसके अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हो, तो वो भी आपके लिए एक तरीका बना दिया है इन्होंने। ठीक। ऐसे ही एक है इसके अंदर रिवीजन ऑफ रेंट, रेंट को रिवाइज किया जाएगा, मतलब
ये बार बार बात हो रही थी ना कि भाई इंटरेस्ट जो है उसमें बहुत ज्यादा ले रहा है, तो अब रेंट को भी रिवाइज किया जा सकता है, इस तरीके के प्रावधान भी इसमें डाले हुए हैं, रिवीजन ऑफ रेंट। जैसे कि अब हर साल, पहले तो 1 महीने की बता रहा था मैं, और उसका मनमर्जी था क्योंकि रूल रेगुलेशन तो कुछ बने हुए नहीं थे। तो पहले क्या होता था कि महीने में भी ले रहा है और साल भर में भी ले रहा है, और कितना इंटरेस्ट लगा रहा है उस रेंट पे वो ही जाने। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब क्या कर दिया है कि लैंडलॉर्ड ने 1 साल तक जो पहले किराया तय कर लिया है वो तो उतना ही रहेगा, उसके बाद ही क्या कर सकता है, उस पर, उस पर्टिकुलर किराए पर इंटरेस्ट बढ़ा सकता है। जैसे कि 5% और 10% उस टोटल अमाउंट का, जो रेंट का अमाउंट है। कहीं समझ लो कि भाई पूरे साल का अमाउंट है, ऐसा नहीं है, रेंट के अमाउंट पर इंटरेस्ट बढ़ा सकता है। जैसे कि सपोज करो कोई व्यक्ति 6,000 दे रहा है, तो 6,000 जो रेंट दे रहा है, तो अगले साल जब वो देगा रेंट, तो फिर उसके ऊपर 5% इंटरेस्ट बनता है अकॉर्डिंग टू लॉ। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं प्रैक्टिकली क्या करते हैं, 10% रेंट लेते हैं उसके ऊपर, जयपुर में जैसा होता है। तो अब 10% ले रहे हैं तो क्या हो गया, 600 रुपए हो गए उसके। तो अगले साल से, जब अगले साल मतलब 13वां महीना आएगा, तो आप कितने रुपए दोगे अब उसे, 6,600 रुपए दोगे, 6,600 रुपीज। बात क्लियर हो रही है मेरी। इसी तरीके से जो ये रिवीजन ऑफ रेंट लिखा है, इसके बगल में लिखो सेक्शन नंबर 6 और 7। इसी तरीके से मोड ऑफ पेमेंट ऑफ रेंट लिखा है ना, उसके बगल में लिखो सेक्शन नंबर 5। ये करेक्टरिस्टिक्स है, आपसे अगर पूछ ले, सवाल आ जाए 10 नंबर में, तो आप बता सकते हो इसके बारे में कि रेंट के बारे में, मतलब इस एक्ट की क्या विशेषताएं हैं। एक है लिमिटेड पीरियड ऑफ टीनेंसी। लिमिटेड पीरियड ऑफ टीनेंसी, पहले क्या था कि अगर टीनेंसी अगर कर रहे हो तो 50-50 साल से रह रहे हैं लोग, लेकिन अब इसको क्या कर दिया, लिमिटेड पीरियड की एग्रीमेंट करने के लिए बोल दिया है कि भैया टीनेंट अगर है कोई व्यक्ति और लैंडलॉर्ड ऐसा कोई एग्रीमेंट करना चाहता है, तो उसके लिए क्या है, टाइम पीरियड लिमिट रखा जाएगा, एक लिमिटेशन बनाई जाएगी, भैया 3 साल के लिए एग्रीमेंट कर लो, फिर 3 साल के बाद फिर से 3 साल के लिए कर लो। और ऐसा कितनी बार किया जाएगा, वो इस तरीके के प्रावधान जो है आपके सेक्शन नंबर 8 में बताए हुए हैं। इसे इसलिए कहते हैं लिमिटेड पीरियड ऑफ टीनेंसी। ऐसे ही अब हमने क्या कहा कि भैया इविक्शन की बात हो रही थी ना, तो मेन जो पर्पस था, मैंने कहा कि इविक्शन को कंट्रोल किया जाएगा कि लैंडलॉर्ड किसी को भी यूं ही नहीं कर देगा बिना कोई रीजन के। तो उसके लिए भी एक सेक्शन बनाया, सेक्शन नंबर 9, जिसमें काफी 16-17 या 15-16 ग्राउंड दे रखे हैं, और उन ग्राउंड्स के आधार पर किसी व्यक्ति को टीनेंट निकाल सकता है, सॉरी, लैंडलॉर्ड जो है वो टीनेंट को निकाल सकता है। जैसे कि आपने कह रखा है कि भाई 3 लोग से ज्यादा नहीं रहेंगे घर में, तो टीनेंट जो है वो पहले तो हाँ कर दी उसने, बाद में वो 4-4 लोगों को और ला रहा है और डिस्टर्ब कर दिया घर, कि भाई इतने लोग कैसे आ रहे हैं उसके घर में। अब पानी की कभी दिक्कत आ रही है तो कभी किसी चीज की दिक्कत आ रही है, तो क्या लैंडलॉर्ड मान जाएगा, क्या मना कर देगा कि भाई के खिला दे मकान को? तब तो खिला सकता है क्योंकि रीजनेबल चीज है उसके पास, रीजनेबल क्या है, ग्राउंड है। तो कह रहा है कि इस तरीके के कुछ ग्राउंड जो है सेक्शन नंबर 9 में बताए हुए हैं, और उस आधार पर टीनेंट को एविक्ट कर सकता है, कौन करेगा, लैंडलॉर्ड कर सकता है। कौन कौन से ग्राउंड हो गए, अब सपोज करो 4-5 महीने हो गए पैसे ही नहीं दे रहा, तो क्या करेगा, क्यों रखा था उसे, रेंट के लिए तो रखा था कि भाई कमाई हो जाएगी घर बैठे, तो अब वो रेंट ही नहीं दे रहा, 4-5 महीने हो गए, तो क्यों रखेगा उसे, तो फिर रीजनेबल नोटिस देगा उसको, कहेगा भाई मकान खाली कर। होता है कि नहीं होता। अब सपोज करो कोई घर के अंदर तोड़ा फोड़ी कर दे, मकान बढ़िया दिया और उसमें कर दी तोड़ा फोड़ी पूरे मकान में, और लैंडलॉर्ड को कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में, तो मकान मालिक क्या करेगा, भैया तू तो मेरी प्रॉपर्टी को खराब कर रहा है, जितना पैसा तू रेंट का नहीं दे रहा इतना तो तूने इसको नुकसान पहुंचा दिया प्रॉपर्टी को, तो कहेगा निकल। तो वहां पर भी निकाल सकता है। ऐसे ही न्यूसेंस कर रहा है, न्यूसेंस कहां हो रहा है, या तो उस घर में हो रहा है, या मोहल्ले के जो लोग हैं उनको परेशान हुई हो रही है, दिन भर डीजे बजाता रहता है, या वो ड्रिंक करके आता है और लड़ाइयां करता रहता है लोगों से, तो फिर क्यों रखेगा मकान मालिक, तो फिर ऐसे केसेस। इसी तरीके से यहां पर दो चीजों का भी गठन किया गया है, एक तो है रेंट ट्रिब्यूनल। कौन सी है, रेंट ट्रिब्यूनल। अब जो भी लैंडलॉर्ड और टीनेंट के बीच में डिस्प्यूट अराइज हो जाएंगे,
उनको डिसाइड कौन करेगी? अब से रेंट ट्रिब्यूनल बनाएगी। और एक है ART, अपीलाट रेंट ट्रिब्यूनल। यहां पर लिख लीजिए सेक्शन नंबर 13 और इसके बगल में लिखिए सेक्शन नंबर 19। और कुछ ड्यूटी जो है लैंडलॉर्ड की भी डाली है कि भैया टीनेंट का तुम्हें ध्यान रखना और टीनेंट से कहा है तुम मकान का ध्यान रखना। तो लैंडलॉर्ड और टीनेंट की कुछ ड्यूटीज भी बताई हैं, तो लिख लीजिए ड्यूटीज ऑफ द लैंडलॉर्ड एंड टीनेंट, इसी एक्ट के अंदर सेक्शन नंबर 24। अब आपने देखा होगा मकान मालिक की क्या आदत होती है कि वो ज्यादातर छानबीन करता रहता है। उसकी भी भाई प्रॉपर्टी है, उसको भी सुरक्षा रखनी पड़ेगी। पता चले कुछ और ही चीज चल रही हो घर के अंदर, उसने तो दे दिया, अब उसे अपनी सिक्योरिटी बनाए रखने के लिए इंस्पेक्शन करना पड़ता है। लेकिन इसका भी एक चीज डाली गई है, क्योंकि भैया इंजॉयमेंट पर भी तो आप नुकसान कर रहे हो ना, इसका राइट है इंजॉयमेंट का, आप बार बार इन्फ्रिंज कर रहे हो, बार बार घर में घुस जाते हो उसके में, तो ऐसे कैसे रहेगा व्यक्ति। तो टीनेंट के लिए भी एक सुविधा गई है और लैंडलॉर्ड के लिए भी सुविधा की गई है कि भाई 3 महीने के अंदर अंदर आप एक बार इंस्पेक्शन कर सकते हो कभी भी जा करके, लेकिन नोटिस दे करके कि भाई मैं इंस्पेक्शन करने आऊंगा मकान का, तो कर सकते हो। ऐसा नहीं कि हर रोज ही इंस्पेक्शन कर रहा है घर में घुस के कि आज चावल बनी है कि दाल बनी है, तो वो दिक्कत कर जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके की कुछ प्रावधान डाले गए हैं। लेकिन एक और चीज है इसके अंदर, 2001 की चीजों को देखते हुए, अब इसमें भी भाई अब काफी समय हो गया, 2001 में बना था और आज के टाइम पर 2023 आ गया, तो नई नई चीजें भी आ गई हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि 2017 में फिर से इसके अंदर अमेंडमेंट कर दिया गया। और जब 2017 में इसमें अमेंडमेंट किया गया तो प्रैक्टिकल तौर पर जो चीजें होती हैं एक्चुअल में, उन चीजों को भी इस एक्ट के अंदर डाल दिया गया, क्योंकि वैसे तो ये काम ही नहीं आ रहा था। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए इसमें चैप्टर नंबर 5A और चैप्टर नंबर 5B को जोड़ दिया गया। चैप्टर नंबर के कौन सा? 5A और 5B, ये दो चैप्टर इसके अंदर क्या कर दिए हैं? जोड़ दिए हैं। अब इसमें बेसिक बेसिक इंडेक्शन के जो इंडेक्स है इसकी, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि जब हम इन चीजों के बारे में देख रहे हैं तो हमें कुछ चीजें समझ में आती हैं कि इसके अंदर चैप्टर कितने हैं टोटल, और टोटल सेक्शन कितने हैं, और टोटल शेड्यूल कितनी है। तो सबसे पहले हमें क्या समझ में आता है कि चैप्टर टोटल कितने हैं इसमें? 7। ठीक है, टोटल चैप्टर कितने हैं? 7 चैप्टर हैं इसके अंदर। फिर उसके बाद टोटल सेक्शन कितने हैं इसके अंदर? तो टोटल सेक्शन इसमें टोटल है 32। और ये जो सेक्शन टोटल जो चैप्टर कितने हैं? 7, सेक्शन है 32, और शेड्यूल कितनी है आज के टाइम पर? पहले 3 ही थी, अब 4 हो गई। और इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज डाली है इन्होंने, वो है 2017 के तहत, वो है रेंट अथॉरिटी शब्द को एक नई अथॉरिटी बना दी है, जो रेंट ट्रिब्यूनल से और अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल से छोटी है, जिसका काम है एडमिनिस्ट्रेशन करना, कंट्रोल करना उस रेंट एग्रीमेंट को जो उनके थ्रू डिसाइड हुआ है। उसकी सारी डेटा जो है रेंट अथॉरिटी रखता है अपने पास। कह रहा है जब भी इनके बीच में कभी डिस्प्यूट होगा ना, तो यहीं से ही ये सॉर्ट आउट करेगा, नहीं तो फिर रेंट ट्रिब्यूनल के पास उसी डेटा को भेज देगा, कहेगा इनके बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था, अब मुकर रहे हैं दोनों बातों से। यहां तक की बातें क्लियर हो गई? तो बेसिक बेसिक चीजें हमें ये समझ में आ गई कि कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो ऑब्जेक्ट के तौर पर हैं कि इनका काम क्या था। दूसरा हमें समझ में आ गया इंडेक्स के बारे में, जैसे चैप्टर नंबर 7 बताता है चैप्टर कितने टोटल हैं, तो टोटल चैप्टर नंबर 7 है, और टोटल नंबर सेक्शन कितने हैं? तो 32 हैं, और शेड्यूल कितनी है? तो 4 शेड्यूल हैं। और यहाँ पर जो शेड्यूल है ना, वो ABCD के तौर पर है, ABCD।
और ये जो शेड्यूल के अंदर बता रखे हैं, ये फॉर्मेट बता रखे हैं कि आपको अगर कोई एप्लीकेशन अपील फाइल करनी है ना रेंट ट्रिब्यूनल में, अपीलाट रेंट ट्रिब्यूनल में या रेंट अथॉरिटी के पास, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। अब एक और चीज समझ लीजिए, यहां पर यहां तक की तो बात हमारे दिमाग में बैठ गई है, लेकिन इसी एक्ट को 2008 में चैलेंज कर दिया गया था। ये जो राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट है, इसको लेकर के चैलेंज कर दिया गया था। एक केस लिखिए, कमल किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। कमल किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2008 का केस है। इसके अंदर इसके इसको क्या कहा गया कि ये जो एक्ट है राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, वो आर्टिकल नंबर 14 का, आर्टिकल नंबर 19 का वॉयलेशन करता है। तो इसका मतलब क्या कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को ही चैलेंज कर दिया कि ये क्या है, असंवैधानिक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर हेल्ड किया कि ये जो एक्ट है वो बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि वो क्या कह रहे थे कि साहब ये तो जो है स्टेट लिस्ट का भाग है। उन्होंने कहा कि भाई साहब ये तो जो स्टेट लिस्ट है उसके आर्टिकल नंबर 18 के अंतर्गत आता है। बहुत तरीके की उन्होंने ग्राउंड रखे और उन्होंने कहा कि ये तो केवल लैंडलॉर्ड के फेवर की बजाय टीनेंट के लिए ही बनाया गया है। और तीसरी बात उन्होंने कही कि ये तो डिस्क्रिमिनेशन और करता है, क्योंकि केवल एक ही तरह की टीनेंसी के बारे में बात करता है। तो एक ही तरीके की टीनेंसी कौन सी, केवल रेजिडेंशियल और कुछ कमर्शियल, लेकिन सब तरीके की टीनेंसी को इंक्लूड नहीं किया इसके अंदर। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब ये तो बिल्कुल तरीके से आर्टिकल नंबर 14 का पूरी तरीके से वॉयलेट कर रहा है और 19 का भी कर रहा है। लेकिन यहां पर इसी कमल किशोर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल वैलिड है। और ये एक्ट के अंदर ये जो है, ये जो राजस्थान रेंट कंट्रोल का सब्जेक्ट मैटर माना उन्होंने, और उन्होंने कहा कि ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की एंट्री है। एक शेड्यूल नंबर कौन सी है, 7, और उसके अंदर भी कनकरेंट लिस्ट, ठीक है। और कनकरेंट लिस्ट कौन सी है, तीसरे नंबर की लिस्ट, और उसमें भी 7वें नंबर, छठे नंबर की एक एंट्री है, उसका इसे भाग माना गया। जबकि राइट्स और उनके बारे में जो बता रखा है ना लैंडलॉर्ड और टीनेंट के, वो एंट्री नंबर 18 ऑफ राजस्थान जो राज्य स्टेट लिस्ट है उसके अंदर उसको डिवाइड कर रखा है, डिफाइन कर रखा है, बता रखा है। लेकिन हुआ क्या, कोर्ट ने बता दिया कि भाई वहां पर नहीं माना जाएगा, इसको किस में माना जाएगा, एंट्री नंबर 6 के अंदर माना जाएगा। और इसके ऊपर कानून जो है स्टेट भी बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है, क्योंकि रेंट से रिलेटेड मामले कोई स्टेट में थोड़ी ना आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी तो आते हैं। तो कह रहा है ये दोनों में ही आता है, और ये मूवेबल प्रॉपर्टी की बजाय इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट तो पढ़ाई आपने, तो उसके अंतर्गत इसको भी लिया जाएगा। क्यों लिया जाएगा, क्योंकि वहां पर भी एक प्रावधान पढ़ने को मिलता है लीज का। लीज में और इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जो लीज है वो क्या है, वहां पर भी तो प्रमाइसेस ले लेते हो ना आप, लेकिन वहां पर लंबे समय के लिए ली जाती है, और यहाँ पर 11 महीने के लिए, 2 साल के लिए, बस इतने के लिए ली जाती है। लंबे समय लीज कितने होती है, वो 5 साल, 10 साल, 20 साल के लिए होती है। लेकिन यहाँ पर होता है कि ऐसा मकान 20 साल के लिए कोई ले ले एग्रीमेंट करके, वहां पर जो पैसा होता है वो इक्वल चलता रहता है। जैसे उन्होंने एक अमाउंट डिसाइड कर लिया, कितना कर लिया, कह रहा है पर महीने 20,000 दूंगा और 50 साल तक दूंगा, तो फिर वो 20 साल ही चलता, 20 साल तक ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता, यहां पर क्या होता है, रेंट में रिवीजन होता रहता है, हर साल इंक्रीजमेंट होता है कि नहीं होता। जैसे कि पहले 6,000 था और अब कितना हो गया, अगले साल ही 6,600 रुपए हो गए, फिर ये 10 साल भी चेंज होता रहता है। तो यहां पर और वहां पर लीज में और रेंट में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन है तो लीज का पार्ट ही है। इसलिए उन्होंने कहा कि भैया इसे एंट्री नंबर 6 में ही रखो, और ये बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये दोनों के ही राइट को कंट्रोल कर रहा है, और ये एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड है, तो ये एक स्पेसिफिक लॉ भी है। ऐसा नहीं है कि हर तरीके की चीजों से बात करेगा जब ही वो एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होगा, ऐसा नहीं है।
उन्होंने कहा कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी बिल्कुल सही है और उन्होंने इसे कॉन्स्टिट्यूशनल माना। सर बताइए। ये लिस्ट 3 में आएगा ना फिर? हाँ, बताया ना, शेड्यूल नंबर 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कंकरेंट लिस्ट कौन सी है? तीसरे नंबर की लिस्ट है और उसका एंट्री नंबर है 6। कौन से केस में बताया गया? तो वो है कमल किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2008। लिखो, कुछ चीजें लिख लो इसमें। इन दिस केस हेल्ड दैट वैलिडिटी ऑफ दिस एक्ट 2001, मतलब राजस्थान रैंट कंट्रोल लिख लेना, वाज चैलेंज। अच्छा, हाई कोर्ट का नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि स्टेट लेवल का है ना, तो सुप्रीम कोर्ट का तो क्या ही मायना है इसमें। तो हाई कोर्ट लिखो, हाई कोर्ट लेड डाउन दैट this act is constitutional, this act is constitutional, state government has state government has power to make the law on the rent control as this is the subject matter of the concurrent list। हो गई बात क्लियर? तो ये आपके कमल किशोर के केस में गई। अब देखो, अब इसके बारे में थोड़ा सा इंडेक्स को भी देख लो आप, जिससे इंडेक्स भी आपको समझ में आ जाए। तो हमने ये बात तो देख ली है कि इसके अंदर टोटल कितने हैं सेक्शंस, और टोटल चैप्टर्स कितने हैं, और टोटल शेड्यूल कितनी है। अब इसके अंदर कुछ चीजें हैं, जैसे कि चैप्टर नंबर 1 जो है आपको, वो क्या बताता है? इंट्रोडक्शन पार्ट बताता है, जिसको कहते हैं प्रीलिमिनरी। मतलब उसमें बता रखा है शॉर्ट टाइटल क्या होगा, एक्सटेंड क्या होगा, कमेंसमेंट क्या होगा, हर एक एक्ट में आता है ना। तो प्रीलिमिनरी मतलब प्रारंभिक जो चीजें जिनसे इंट्रोडक्शन होता हो किसी लॉ का, उसके बारे में सारी बातें बताई हुई हैं। इसके साथ साथ डेफिनेशन क्लॉज जो है आपका, उसके बारे में बताया हुआ है। रेंट एग्रीमेंट क्या होगा, उसके बारे में बता रखा है। क्या मोड ऑफ पेमेंट होगा। तो जनरल इंट्रोडक्शन जो है आपको सेक्शन चैप्टर नंबर 1 के अंदर सेक्शन 1 से लेकर के 5 तक के सेक्शंस में बता दिया गया। फिर इसके बाद आता है, इन्होंने कहा कि भैया प्रीलिमिनरी तो ये बना दो। फिर इसके बाद कहा चैप्टर नंबर 2 के अंदर एक और पार्ट आता है, उसके कहते हैं रिवीजन ऑफ रेंट के बारे में, जैसा मैंने आपको बताया ना। तो ये चैप्टर नंबर 2 जो है आपको रिवीजन ऑफ रेंट, मतलब जब मकान मालिक, इसमें दोनों तरीके की बात की गई है, क्योंकि भाई बहुत सारे लोग ऐसे भी तो है ना जो 50-50 साल से भी रेंट पर रह रहे हैं, तो उनके भी प्रावधान डाले गए हैं। तो वो 1950 से पहले के रह रहे हो या 1950 के बाद से रह रहे हो और अभी तक रह रहे हैं, तो उनके लिए भी कुछ प्रावधान बनाए गए हैं रिवीजन ऑफ रेंट के रिगार्डिंग। तो उसमें कुछ फॉर्मूलाज बता रखे हैं आपको, तो वो कैलकुलेशन जो है वो आपको रिवीजन ऑफ रेंट के चैप्टर नंबर 2 में। और सेक्शन नंबर कौन सा है? 1, सेक्शन नंबर 6 और 7। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 3 जो है आपको, चैप्टर नंबर 3 जो है टीनेंसी के बारे में बताता। क्या बताता है? टीनेंसी मतलब जो एग्रीमेंट हो रहा है पार्टीज के बीच में, जो एग्रीमेंट हो रहा है पार्टीज के बीच में, उनके बारे में टर्म कंडीशन को डिसाइड किया जाता है। जैसे कि लिमिटेड पीरियड ऑफ टीनेंसी क्या होती है, जैसे कि अगर लैंडलॉर्ड को इविक्ट करना, लैंडलॉर्ड अगर किसी टीनेंट को इविक्ट करना चाहता है, बेदखल करना चाहता है, तो उसके क्या प्रावधान होंगे। या कोई इमरजेंसी में इमीडिएट पोजेशन चाहता है लैंडलॉर्ड। अब सपोज करो कोई व्यक्ति जो है तीसरी मंजिल पर रहता है लैंडलॉर्ड, उसने नीचे के पोर्शन जो है अच्छा बनवा रखा है, उसने नीचे के पोर्शन जो है अपने फर्स्ट और सेकंड फ्लोर वो किसको दे दिए?
वो उसने किसी टीनेंट को दे दिए, लेकिन उसकी टांग टूट गई लैंडलॉर्ड की, अब वो तीसरी मंजिल तक जा नहीं सकता, लिफ्ट है नहीं घर में, तो वो क्या चाहता है कि भैया मकान नीचे वाला ही मिल जाए मुझे, और टीनेंट जो है वो ऊपर शिफ्ट हो जाए मेरे वाले मकान में। लेकिन उसको लग रहा है कि भैया मेरा तो इसके लिए दिया था, अब मैं क्यों दूं आपको। तो ऐसे डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करने के लिए इमीडिएट पोजेशन जो है सेक्शन नंबर 10 के अंदर भी बताया गया है। तो इस तरीके से टीनेंसी के बारे में 8, 9 और 10 सेक्शन जो है कवर करता है। और ऐसे ही कभी कभी क्या होता है, इलीगल तरीके से इविक्शन करवा दिया जाता है। लैंडलॉर्ड ने क्या कहा, लैंडलॉर्ड की और टीनेंट की लड़ाई हो गई, और लैंडलॉर्ड साहब जो है वो दादागिरी करते हैं, मतलब अच्छा पावर है उनके पास, तो उन्होंने क्या करा, टीनेंट को निकाल दिया, और वो भी बिना कोई प्रोसीजर को इस्तेमाल किए, नोटिस दिए हुए, ना रेंट ट्रिब्यूनल के पास गए ना कुछ किया, और सीधे निकाल दिया। तो फिर ऐसे केस में चैप्टर नंबर 4 जो है वो इलीगल इविक्शन के बारे में बात करता है। कितने सेक्शन, तो 11 से लेकर के 12, 11 और 12 दोनों ही इलीगल इविक्शन के बारे में बात करते हैं। तो इलीगल इविक्शन जो है हो गया है, उसका रिस्टोरेशन, रेस्टोरेशन ऑफ पोजेशन, पोजेशन फ्रॉम, ऐसे लिख लीजिए, फ्रॉम इलीगल पोजेशन, तो इससे इलीगल इविक्शन, तो मतलब इलीगल इविक्शन जो किया गया है उसका, तो उस पोजेशन को वापस से रिस्टोर करवाने की जो प्रक्रिया है वो 11 और 12 में बता रखी है, पूरा प्रोसीजर बता रखा है वहां पर। ऐसे ही चैप्टर नंबर आपके सामने आ जाता है 5, और ये जो है आपको प्रोसीजर के बारे में बताता है, और एक तरीके से अगर मैं कहूं तो एक कॉन्स्टिट्यूशन बताता है ट्रिब्यूनल का, रेंट ट्रिब्यूनल का कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, और उस रेंट ट्रिब्यूनल के द्वारा क्या प्रोसीजर चलाया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल एंड देयर प्रोसीजर, उसके द्वारा क्या प्रोसीजर चलाया जाएगा, उनके बारे में चैप्टर नंबर 5 बताता है। और सेक्शन नंबर 13 से लेकर के और करीबन करीबन 18 तक के जो प्रावधान है आपके, उनको कवर करता है, 13 से लेकर के 22। अब इसके अंदर जो है रेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल ही नहीं आया, रेंट ट्रिब्यूनल, इसके अलावा यहाँ पर ART, अपीलाट रेंट ट्रिब्यूनल, मतलब जहां पर रेंट ट्रिब्यूनल की भी अपील की जा सकती हो, उसने कोई ऑर्डर दिया है उसकी अपील की जा सकती हो, तो उनके कुछ प्रोसीजर बता रखे हैं, उस तरीके की बातें जो है यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगी आपको। इसी तरीके से अब एक नए चैप्टर आ गए हैं आपके सामने, चैप्टर नंबर 5A और 5B, जो आपको रेंट अथॉरिटी के अपॉइंटमेंट, रेंट अथॉरिटी जो है जैसे मैंने बताया आपको, अथॉरिटी के अपॉइंटमेंट की बात करता है, टीनेंसी एग्रीमेंट के बारे में बताता है, और टीनेंसी पीरियड, पीरियड ऑफ टीनेंसी के बारे में बताता है, मतलब चैप्टर नंबर 5A भी जुड़ गया है इसके अंदर। इसी तरीके से इसके अंदर जो सेक्शंस आए हैं, मतलब यहाँ पर रेंट अथॉरिटी की कॉन्स्टिट्यूशन, उस अथॉरिटी के अपॉइंटमेंट की बात की गई है, और पीरियड ऑफ टीनेंसी उस तरीके की बातें की गई हैं। और ये 22A से लेकर के देखो 22 तक पे यहाँ हो गए, ये 22A से लेकर के और C तक के जो सेक्शन है 22C, इनको कवर करता है। फिर ऐसे ही चैप्टर नंबर 5B, अब यहां पर लिख लेना अमेंडमेंट कौन सा है, 2017 में आया था ये। यहां पर जो है 2017 में जो 5B जोड़ा गया है, उसमें कुछ पर्टिकुलर सरकमस्टांसेस में कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट, आपने आज के टाइम पर देखा होगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाते नहीं करवाते, जब आप कोई मकान लेते हो ना तो वो क्या करते हैं, आपसे सिक्योरिटी भी डिपॉजिट लेते हैं, जैसे कि वो कहते हैं कि भैया 2 महीने की सिक्योरिटी चाहिए फिर जाकर के रेंट देना। जैसे कि 15,000 तो रेंट है, लेकिन वो क्या मांग रहे हैं, 30,000 रुपए एडवांस मांग रहे हैं आपसे, 2 महीने की, 1 महीने की, जिस तरीके से उनको लग रहा है। तो वो जो है वो भी इस तरीके के प्रावधान, अब पहले तो नहीं थे लेकिन अब नई चीजें आने लग गई हैं, क्योंकि क्या करते हैं लोग, मकान खला के कभी भी भाग जाते हैं, तो कैसे पकड़े, तो वो 2 महीने की पहले ही सिक्योरिटी ले लेते हैं उससे। तो इस तरीके के कुछ प्रावधान भी इस चैप्टर में प्रैक्टिकल तौर पर डाले गए, ठीक है। और कितने से कितने, सेक्शन नंबर 22D से लेकर के
और करीबन ई तक के सेक्शन जो है इसमें जोड़े गए हैं। जी से ई नहीं है, जी है। फिर उसके बाद मैंने जैसे कि बताया कुछ ऐसे भी चीजें हैं। चैप्टर नंबर 6 जो है अमेनिटीज के बारे में बताता है। अब अमेनिटीज क्या होती हैं, जैसे कि लाइट, बिजली, या कोई आप कोई और ज्यादा फैसिलिटीज लेना चाहते हो, तो उन सब तरह की चीजें जो है वो अमेनिटीज के अंदर आ जाती हैं। और ये जो है आपको 23 से लेकर के 24A तक की चीजें बताई हुई हैं अमेनिटीज को लेकर के। 23 से लेकर के 24A, इसमें काफी कुछ चीजें जोड़ दी गई हैं। और इसमें भी कुछ ये जो चैप्टर नंबर 6 है ना आपका, इसमें भी कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं। ठीक है। और लास्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 7, और इसमें वो चीजें डाल दी गई हैं जो कहीं पर कुछ चीजें छूट गई थी, मिसलीनियस। कितने से कितने, 25 से लेकर के और 32 तक के सेक्शंस को कवर करता है। तो ये पर्टिकुलर चैप्टर है। चैप्टर नंबर 1 जो प्रिलिमिनरी पार्ट बताता है, चैप्टर 2 रिवीजन ऑफ रेंट, टीनेंसी के बारे में। अगर कोई इलीगल तरीके से निकाल देता है तो आप वापस से पोजेशन कैसे लोगे उससे, तो उसके बारे में चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 5 जो है वो रेंट कंट्रोल के ट्रिब्यूनल के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, उसकी पावर क्या होंगी, क्या प्रोसीजर चला सकता है, अगर उसके पास कोई एप्लीकेशन आती है तो उनको कैसे सॉर्ट आउट करेगा। इसी तरीके से अगर वहां पर ये भी, अगर सपोज करो रेंट ट्रिब्यूनल जो है उसने कोई ऑर्डर दे दिया लेकिन दूसरे पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो अपील करना चाहता है, तो अपील भी कर सकता है। तो फिर वो कहां करेगा, अपीलाट रेंट ट्रिब्यूनल में, उसको भी दे दिया ये पावर। इसी तरीके से यहां पर रेंट ट्रिब्यूनल के अंदर जो व्यक्ति बैठेगा उसकी उसको क्वालिफिकेशन क्या होगी, टर्मिनेशन पीरियड क्या होगा, ये सारी चीजें यहां पर मिलेंगी आपको पढ़ने के लिए। फिर उसके बाद आपके सामने 5A और 5B को प्रैक्टिकल अप्रोच से, जो आज के टाइम से मॉडर्न चीजें हैं उनके हिसाब से जोड़ा गया है। यहां पर पहले लिमिटेड पीरियड ऑफ टीनेंसी की बात हो रही थी, लेकिन अब लिमिटेड पीरियड ऑफ टीनेंसी जो पहले चल रही थी, अब कितना ही टाइम पीरियड के लिए ले सकते हो आप, तो पीरियड ऑफ टीनेंसी बना दी। दूसरा, डिमांड मतलब डिपॉजिट जो सिक्योरिटी है उसके बारे में प्रावधान कर दिए। अलग अलग तरीके के प्रावधान जो है इसके अंदर किए गए। चैप्टर नंबर 6 में अमेनिटीज, जैसे कि सुख सुविधाएं हिंदी में बोलते हैं, उनके भी कुछ प्रोविजन इसमें डाले गए हैं। और 7 में मिसलीनियस जो चीजें छूट गई हैं यहाँ पर, उनको थोड़ी बहुत चीजों को यहाँ पर डाल दिया गया है। जैसे कि एप्लीकेशन देते हो तो एप्लीकेशन के लिए क्या चाहिए, अब एप्लीकेशन लगाते हो ना, तो वहां पर कोर्ट फीस की भी जरूरत पड़ती है, या कुछ और तरीके की चीजें जो है वहां पर उनकी जरूरत पड़ेगी, तो फिर ये मिसलीनियस प्रोविजन के अंदर आ जाए। तो ये कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं आपकी। अब यहीं पर शेड्यूल की भी बात कर लेते हैं। तो आपने देख लिया कि यहाँ पर टोटल चैप्टर कितने हो गए, 7, टोटल सेक्शन कितने हो गए, 32। और यहीं पर शेड्यूल की भी देख लेते हैं। जो शेड्यूल नंबर ए है, शेड्यूल नंबर ए जो है वो एप्लीकेशन लगाने की बात करती है कि आप अगर कोई एप्लीकेशन लगाना चाहते हो किसी व्यक्ति के खिलाफ, जैसे कि मकान मालिक ने घर से बाहर निकाल दिया, तो एप्लीकेशन कहां लगाओगे, रेंट ट्रिब्यूनल में जाओगे डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करवाने के लिए। तो कहता है कि आप शेड्यूल ए के अंदर, रेंट ट्रिब्यूनल के अंदर एप्लीकेशन लगा सकते हो, चाहे किसी भी तरीके की लगानी है, लेकिन रेंट ट्रिब्यूनल में लगानी है तो शेड्यूल नंबर ए के अकॉर्डिंग लगाओगे। लेकिन यही काम अगर आपको अपीलाट रेंट ट्रिब्यूनल में अपील करने के लिए लगानी है, तो फिर आप शेड्यूल नंबर बी में जाओगे, मतलब शेड्यूल नंबर बी का जो फॉर्मेट है उसे यूज करोगे अपीलाट रेंट ट्रिब्यूनल के लिए। लेकिन सेम यही चीज आपको दोनों में से किसी में लगानी है। रेंट ट्रिब्यूनल से या अपीलाट रेंट ट्रिब्यूनल से आपको क्या चाहिए, कोई सर्टिफिकेट चाहिए किसी तरीके का। ठीक है। तो अगर वहां पर आपको किसी तरीके का कोई सर्टिफिकेट चाहिए, या तो रेंट ट्रिब्यूनल से या अपीलाट रेंट ट्रिब्यूनल से, तो फिर आप कौन सा फॉर्मेट यूज करोगे, शेड्यूल नंबर सी का। और अगर रेंट अथॉरिटी के अंदर आपको कोई एप्लीकेशन लगानी है, तो डी फॉर्मेट जो है रेंट अथॉरिटी के लिए, ये नई जोड़ी गई है शेड्यूल डी। किसके लिए जोड़ी गई है, चैप्टर नंबर 5A के अंदर जो रेंट अथॉरिटी की बात की गई है ना अपॉइंटमेंट की, उससे लिंक करता है ये, इसलिए इसको जोड़ा गया। तो ये आपका छोटा सा एक्ट है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपके जजमेंट भी आते हैं ड्राफ्ट करने के लिए।
अब यहां तक की तो मेन मेन बातें हो चुकी अपनी। शेड्यूल देख लिया, इंडेक्स देख लिया, सेक्शन देख लिए, ऑब्जेक्ट भी देख लिया। अब आ जाते हैं हम सेक्शन नंबर 1 पे। सेक्शन नंबर 1 क्या कहता है? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड और कमेंसमेंट। लेकिन इससे पहले कुछ और चीजें देखनी बाकी रह गई हमारी, जैसे कि जो ये 2001 का मैंने आपको बताया यहां पर क्या हुआ है कि बिल से एक्ट में कन्वर्ट हुआ है ना। तो 2001 जो शब्द है, इसको मैंने आपको जैसे बताया कि बिल से एक्ट में कन्वर्ट हुआ है, तो बिल तो 2001 का था, लेकिन इसे लाने ले जाने में कितना समय लग गया? 2 साल लग गए। कितना समय लग गया? 2003 में ये जो है बिल से एक्ट में कन्वर्ट हुआ था। लेकिन हम जो ईयर लिखते हैं वो कौन सा लिखते हैं? बिल जो ड्राफ्ट किया रखा गया था स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने, उसको लिखते हैं, ठीक है, ईयर को। अब इसमें बेसिक बेसिक चीजें हैं, उनको देख लीजिए। जैसे कि यहां पर सबसे पहले आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा एक्ट की साइटेशन। क्या पूछी जाएगी? एक्ट की साइटेशन। तो बगल में लिखिए एक्ट नंबर 1 ऑफ 2003। तो अब देखो देखो यहां पर बिल से एक्ट में अगर कन्वर्ट करोगे, तो बिल से एक्ट में कन्वर्ट होने के लिए क्या चाहिए? आपको असेंट चाहिए। और असेंट किसकी चाहिए? कौन सा एक्ट है ये? राजस्थान का है ना। और पास कहां हुआ है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने रखा गया है ना। तो इसके लिए असेंट कौन देगा ये बताओ पहले तो। सीधी सी बात है, कौन देगा भाई? गवर्नर। गवर्नर ही तो देगा ना। लेकिन यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, असेंट किसने दिया इसको? बताइए असेंट किसने दिए इसने? बताइए। असेंट किसके द्वारा दी गई है इसके लिए? अरे किसने अडॉप्ट किया है इसे? गवर्नर ने किया है और किसी ने किया है? क्या लिखा है वहां पे? डायरेक्ट नहीं है क्या आपके पास, किसी के पास? प्रेसिडेंट ने दी है असेंट इसको, गवर्नर की बजाय। देखो उसे ढंग से। कहाँ पे लिखा है ये? अरे डायरेक्ट में ही लिखा हुआ है, लिखा हुआ है वहां पर देखो, रिसीव द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑन द 25th डे ऑफ February 2003। 2003 में देखो, मैंने बताया ना अभी आपको 2001 का बिल था, बिल को एक्ट में कन्वर्ट किया गया, तो 2003 में तो करेगा। लेकिन प्रेसिडेंट ने असेंट दी। असेंट किसकी थी? प्रेसिडेंट की। अब बताओ गवर्नर ने क्यों नहीं दी? ऐसा क्या रीजन आया यहां पर कि गवर्नर की बजाय प्रेसिडेंट ने दी? आपके लिए इंटरव्यू का सवाल है ये, कि क्या ऐसी स्थितियां भी हो सकती हैं जहां पर दो तरीके के सवाल बनते हैं। यहां पर दो तरीके के सवाल ये बनते हैं आपके सामने कि कौन सी ऐसी स्थिति है जहां पर स्टेट गवर्नमेंट के बिल को असेंट कौन दे रहा है? प्रेसिडेंट दे रहा है। पहले तो ये पूछेगा वो आपसे किस आर्टिकल के तहत ऐसा करता है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है उसकी पावर जो है वो आर्टिकल में ही तो मिलेंगी आपको, संविधान में मिलेंगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि भाई अगर ऐसा है कि प्रेसिडेंट इस तरीके की चीज कर सकता है, और अगर कोई प्रॉपर्टी से संबंधित मामला आ जाए और उसके ऊपर लॉ कौन बना रही है? स्टेट गवर्नमेंट बना रही है, उसके एक्विजिशन के लिए, उसके राइट्स के लिए, तो फिर ऐसे केस में भी क्या प्रेसिडेंट असेंट दे सकता है?
और आपसे अगर ये क्वेश्चन ना पूछ के ये पूछ ले कि राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट के लिए गवर्नर की बजाय प्रेसिडेंट ने असेंट क्यों दी, क्या रीजन है इसका, तो दोनों चीजें समझ लीजिए। सबसे पहला इसका जो रीजन है वो है आर्टिकल नंबर 31A। अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड या एस्टेट से रिलेटेड कोई भी तरीके का कोई कानून बनाती है तो उस कानून को क्या कर दिया जाएगा, नल एंड वॉइड मान लिया जाएगा। लेकिन आपको यह भी याद रखना है कि 31A आया कहां से, तो आपको याद रखना है आपका पहला अमेंडमेंट, फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था, पता है ना लैंड रिफॉर्म्स के बारे में, तो अमेंडमेंट हुआ था आपका, ठीक है, 1951 में लैंड रिफॉर्म हुए थे, तो उसी टाइम पर ये 31A जोड़ा गया था और इसमें भी बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं उसके बाद। तो अब आर्टिकल नंबर 31A जो है उसके तहत अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, अब ये बताओ प्रॉपर्टी से रिलेटेड है या नहीं है, तो अब जो भी लॉ बनाएगी तो वो नल एंड वॉइड मान लिया जाएगा। लेकिन अगर वहां पर प्रेसिडेंट की असेंट ले ली जाती है तो वो वैलिड मान लिया जाएगा। इसी चक्कर में गवर्नर की बजाय उन्होंने साइन किससे करवाए, प्रेसिडेंट से करवाए, आर्टिकल नंबर 31A। लेकिन इसी चीज को और मैं समझा देता हूं, एक और सेक्शन आर्टिकल पढ़ने को मिलता है इस तरीके का, आर्टिकल नंबर 200 और 201। यहां पर भी स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई लॉ बनाती है तो जाहिर सी बात है लॉ तो बना लिया, लेकिन उसमें असेंट किसकी चाहिए, गवर्नर की चाहिए। लेकिन गवर्नर को समझ में नहीं आती, वो समझ रहा है डेंजरस है, इसको तो पास ही नहीं होना चाहिए, तो इस चक्कर में वो क्या करता है, वो अपने पास उसे रख लेता है और रखने के बाद क्या करता है, उसे विचार विमर्श के लिए प्रेसिडेंट के पास भेज देता है और प्रेसिडेंट कंसिडरेशन देता है और कंसेंट दे सकता है उस पर चाहे तो कंसेंट देने का मतलब क्या है, असेंट ही देगा उस पर। तो ऐसे केस में गवर्नर भी ट्रांसफर करके ऐसा करवा सकता है। सेम यही बातें दोनों प्रोविजन में बताई हुई हैं आपके आर्टिकल नंबर 200 और उसको एक्सप्लेन किया गया है 201 में। क्लियर हो गई बातें, शीला जी क्लियर है? यस रिया जी, आयुषी जी, यस सर। क्लियर हो रही है बातें? चलिए, अब यहां पर जो मेन चीज है कि ये पब्लिश कब हुआ, इस एक्ट का पब्लिकेशन कब हुआ और असेंट कब मिली, ये तीन चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। देखो पहला क्या कह रखा है, सबसे पहला आता है अडॉप्शन डेट। तो प्रेसिडेंट ने जब इसे अडॉप्शन डेट में बताया है तो कितना जनवरी बताया इसने, 25 फरवरी 2003, ठीक है। अब देखो प्रेसिडेंट ने असेंट दे दी, लेकिन प्रेसिडेंट की असेंट से काम चल जाएगा क्या, नहीं चलेगा, उसका ऑफिशियल गजट में भी अनाउंस होना जरूरी है। तो पब्लिकेशन डेट आई इसकी और वो आई 21 मार्च को, कौन सी डेट, 21 मार्च 2003 में। अब देखो ये लैंड रिफॉर्म हो रहे थे ना, इसी चक्कर में 2001 की बजाय वो प्रेसिडेंट के पास गया था, इसलिए 2003 लग गया, 2 साल लग गए उसे लाने में। 21 मार्च 2003 और फिर फाइनली ये जो लॉ है आपका 1 अप्रैल 2003 को क्या हो गया, एनफोर्स हो गया, WEF विद द इफेक्ट फ्रॉम। अब मेरे को एक बात बताओ, ये 1 अप्रैल जो है वो किसकी डेट है और किस एक्ट की डेट है एनफोर्समेंट की, बिल्कुल CRPC का जो डेट है एनफोर्समेंट डेट वो भी 1 अप्रैल है, ठीक है, 1 अप्रैल 1973, और जबकि यहां क्या है 2003। अब देखो इसका ऑब्जेक्ट देख लो, अब यहां पर प्रीएम्बल बता रखी है इन्होंने, क्या लिखा है, एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर कंट्रोल ऑफ इविक्शन
from letting of rent for certain premises in the state of Rajasthan matter incidental thereto। अब समझ में आ गया ना, ऑब्जेक्ट समझ में आ गया। क्या कह रहा है कि कंट्रोल क्या करना है, एविक्शन को करना है। लेटिंग ऑफ मतलब जो किराए पर दे रहे हो या रेंट को कंट्रोल करने की बात कर रहा है। और सर्टेन प्रेमाइसेस, और वो सर्टेन प्रेमाइसेस कहां की है, वो है राजस्थान के अंदर, राजस्थान एरिया के अंदर, उसके अंदर जो सर्टेन प्रेमाइसेस है। और सर्टेन प्रेमाइसेस क्या बता रहा है ये, बिल्डिंग को, सर्टेन प्रेमाइसेस की मतलब एक डेफिनेशन दे रखी है, उस प्रेमाइसेस के अंदर जो आएंगे वो इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है, उनको सेव करने की बात की गई है। तो अब हमारे सामने चैप्टर नंबर 1 का सेक्शन नंबर 1 क्या बताता है, शॉर्ट टाइटल, मतलब आप जानते ही हो। दूसरा क्या हो गया, एक्सटेंट, एक्सटेंट का मतलब कहां पर लागू होगा, तो राजस्थान पर होना चाहिए, होल राजस्थान पर होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ के ना। लेकिन ऐसा नहीं है, ये पूरे राजस्थान पर लागू नहीं होता, क्योंकि हर जगह रेंट की व्यवस्थाएं अलग अलग तरीके से होती है ना। तो यहां पर इन्होंने पहला जब स्टार्ट किया था इस लॉ को ला करके, तो इन्होंने कहा कि फर्स्ट इंस्टेंस में तो ये केवल म्युनिसिपल एरिया जो होते हैं उन्हीं में ही लागू होगा। म्युनिसिपल एरिया कौन से होते हैं, जैसे कि क्या होते हैं म्युनिसिपल एरिया, बताओ म्युनिसिपल एरिया क्या होते हैं। अरे नगर निगम, नगर परिषद, ये क्या है आपके, म्युनिसिपल एरिया ही तो है, म्युनिसिपैलिटी। तो ये सारे क्या है, म्युनिसिपल एरिया हैं। लेकिन जहां पर ये है तो पर्टिकुलर उनका एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, उस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर जो म्युनिसिपल एरियाज आते हैं, जैसे कि जयपुर है, एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है कि नहीं है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जयपुर ही है। अब उसके अंदर भी अलग अलग जगह में, जैसे कि अगर सपोज करो जयपुर के अंदर भी बहुत सारे क्षेत्र आते हैं, जैसे इसमें मालवीय नगर आता है, या कोई और अड़ोस पड़ोस के जो शहर हैं वो भी आते हैं, कस्बे भी आते हैं, अब वहां पर म्युनिसिपैलिटी है तो वो उनके ऊपर भी ये लॉ लागू हो जाए। दूसरा पहला स्टेज तो मतलब पहली स्टेज तो ये थी इनकी, तो इन्होंने कहा कि भाई ये केवल ये हेडक्वार्टर जो है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, उनकी जो म्युनिसिपल एरियाज उनके अंतर्गत कवर होते हैं उनके ऊपर ही ये लागू होगा लॉ। फिर दूसरा स्टेट इन्होंने स्टेज क्या रखी, उन्होंने कहा कि भाई साहब अब ये स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो अगर इनको लग रहा है कि भाई अब ये इंप्लीमेंट और जगहों पर भी करवा सकते हैं, तो फिर ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन निकाल करके अदर जो जगह बची हुई है अदर देन म्युनिसिपल एरिया, वहां पर भी लागू इस राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट को कर सकते हैं। इतना सा लिख करके छोड़ दिया, तो आप तो क्या मान के चलो कि म्युनिसिपल एरिया जो है उन्हीं के ऊपर ये केवल राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट लागू है, ना कि पूरे राजस्थान पर। क्लियर हो गई बात, बोलिए। चलिए अब यहां पर एक्सटेंड समझ में आ गया, कमेंसमेंट की बात मैंने बता दी, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को ही पब्लिश करवा, स्टेट गवर्नमेंट को ही एप्लीकेबल करवाना है, तो उन्होंने बता ही दिया। और वो डेट क्या थी, 1 अप्रैल 2003। अब इसमें जो मेन मेन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो कौन कौन सी हैं, जैसे कि सेक्शन नंबर 2A अमेनिटीज क्या होती हैं, जैसे कि सेक्शन नंबर 2C कौन सी है, 2C लैंडलॉर्ड किसको कहते हैं, जैसे कि सेक्शन नंबर 2F प्रमाइसेस क्या होती हैं, यही डेफिनेशन आती है, इससे अलावा कुछ नहीं आती। इसके अलावा सेक्शन नंबर 2I कि टीनेंट किसको कहते हैं। इसके अलावा सेक्शन नंबर 2H, सेक्शन नंबर 2H के बगल में सेक्शन नंबर 10 लिख लेना, केवल वहीं पर जिक्र किया गया है सिटीजन का, सीनियर सिटीजन का। बस इससे ज्यादा कोई नहीं है। अब सेक्शन नंबर 2A क्या कहता है, ये बताता है अमेनिटीज क्या होती हैं। देखो अमेनिटीज इंक्लूड्स, अब देखो अमेनिटीज को डिफाइन नहीं कर रहा है, ध्यान रखना, अमेनिटीज को क्या नहीं कर रहा, डिफाइन नहीं कर रहा है, मतलब नहीं बता रहा उसका, वो कह रहा है कि अमेनिटीज के अंदर इंक्लूड क्या क्या चीजें होती हैं।
इसका मतलब क्या है कि डेफिनेशन ना बता करके, उसे अमेनिटीज को डिफाइन ना करके, उसमें बता रहा है कि इसके अंदर इंक्लूड क्या क्या चीजें हैं। तो कह रहा है कि हिंदी में बोलते हैं इसको सुख सुविधाएं। तो कह रहा है कि सप्लाई ऑफ वाटर, जैसे कि पानी का, इलेक्ट्रिसिटी का, पैसेज मतलब आने जाने का जो रास्ता होता है उसका, स्टेयरकेस, नेचुरल लाइट, लेवर्टीज, लिफ्ट, कंजर्वेंसी, सैनिटरी सर्विस होती है ना जो साफ सफाई करवाने के लिए रखते हैं, टेलीफोन सर्विस, अब टेलीफोन की जगह वाईफाई हो गए, और टीवी केबल, और अदर तरीके की सर्विसेज जो हैं वो भी इसके अंदर शामिल हो जाएंगी। क्लियर हो रही है बातें? तो यहां पर इन जनरल क्या बता दिया, अमेनिटीज का मतलब बता दिया कि कौन कौन सी सुख सुविधाएं जो प्रमाइसिस के अलावा और प्रमाइसिस में ही दी जा रही हैं। लेकिन यहां पर इंक्लूड शब्द का मतलब यह है एजस्डम जेनरिस। क्या मतलब होता है शीला जी इसका? सर एक बार रिपीट क्या करना? सर रिपीट करेंगे क्वेश्चन। एजस्डम जेनरिस का मतलब क्या होता है? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में पढ़ते हो ना? बताइए मैं रिकॉल क्या हुआ? नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, हाँ कोई और बता सकता है एजस्डम जेनरिस का मतलब क्या होता है? हाँ बिल्कुल, इसका मतलब होता है सेम चीजें, वहां पे लिखा भी है एक और लाइक, मतलब उस तरीके की, उस नेचर की सेम और तरीके की चीजें भी इसके अंदर और इंक्लूड हो सकती है। मतलब इतना ही नहीं है, इसके अलावा और भी चीजें इंटरप्रिटेशन के थ्रू इसमें अमेनिटीज की डेफिनेशन में जोड़ी जा सकती हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस। ठीक है, तो ये चीजें हैं। जैसे कि बहुत लोगों को बेड चाहिए घर में, तो बेड भी क्या हो गया, अमेनिटीज तो हो गई। वैसे तो नहीं दे रहे, लेकिन आप मांग रहे हो तो उन्होंने कहा कि 500 रुपए को और एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, तो वो अमेनिटीज की कैटेगरी में आ जाएगा। एक केस लिखिए बाथरूम को लेकर के। पहला है ए के दिनकर वर्सेस रत्नाबाई, 1953 का केस है, 1953। ए के दिनकर ए दिनकर वर्सेस रत्नाबाई। उस टाइम पे भी तो अमेनिटीज होती होंगी, तो वहीं पर उस टाइम पर अमेनिटीज को डिफाइन किया, उसके अंदर बाथरूम को भी अमेनिटीज में शामिल किया गया। एक लिखिए केस चिमनी फॉर स्मोकिंग पासेज, या चिमनी फॉर पासिंग स्मोक, ऐसे लिख लीजिए। पैसेज जो है आने जाने का रास्ता है ना, चिमनी से धुएं का जाने का, तो वो चिमनी लगवा करके दे रहे थे, चिमनी की फैसिलिटी दे रहे थे, तो उसको भी अमेनिटीज की कैटेगरी में माना। लिखिए केस लिखिए सत्यप्रकाश वर्सेस सत्यप्रकाश वर्सेस पंचू गोपाल, पांचू गोपाल, PANCHU, पांचू गोपाल। ये भी 1953 का केस है। तो अब देखो चिमनी के बारे में दे रखा था क्या वहां पे, चिमनी भी इंक्लूड होती है इसमें। इन्होंने कहा, एक लिखिए, अब इस अमेनिटीज को कह रहे हैं कि इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में कुछ गाइडलाइन दी कि अमेनिटीज में क्या क्या चीजें इंक्लूड हो सकती हैं। देखो कन्हैया लाल वर्सेस इंदुमती, ये 1958 का केस है, 1958 का। इसके अंदर क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट हैज डिसाइडेड दैट, सुप्रीम कोर्ट हैज डिसाइडेड दैट
एनीथिंग इज टू बी इंक्लूडेड इन द अमेनिटीज, कोई भी चीज जो है अमेनिटीज में इंक्लूड हो सकती है। और नॉट डिपेंड, नॉट डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट और सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। ये लिख लीजिए, बट डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांसेस और फैक्ट ऑफ द केस, मतलब केस के स्थिति और तथ्य जो हैं उनके आधार पर ये डिपेंड कर सकते हैं, वैसे इसके बारे में पता नहीं चल सकता। तो ये तो क्या होता है, इन चीजों पर ही निर्भर करता है कि किस तरीके की परिस्थितियों में आप कौन सी तरीके की फैसिलिटी लेना चाह रहे हो। आज का मॉडर्न जमाना है तो नई नई तरीके की फैसिलिटी आ रही है, उस टाइम पर होती ही नहीं थी, तो इसलिए कहा ये तो भैया डिपेंड करेगा फैक्ट और सर्कमस्टांसेस पे। अब ये जो अमेनिटीज है ना, इनको अलग से आप एक एक करके डिफाइन कर लेना, मतलब जैसे कि नेचुरल लाइट लिख रहा है, क्योंकि इस अमेनिटीज की जो डेफिनेशन है ना, इसमें से आपका प्री का क्वेश्चन जरूर बनेगा। ठीक है, इसमें से कोई भी तरीके का प्री का क्वेश्चन आपके सामने जो ये जो दे रखे हैं ना इसमें शब्द, इन शब्दों को जरूर याद रखना, क्योंकि इन्हीं में से एक क्वेश्चन आ जाएगा और वो पूछ लेगा बताओ ये अमेनिटीज की डेफिनेशन में इंक्लूड है या नहीं है। ठीक है, आज के लिए काफी है, बाकी अपन कल पढ़ेंगे।